आज हम लोग का टॉपिक है एडिनोइड के ऊपर और एडिनोइड डिजीज़ के ऊपर। एडिनोइड का जो डिजीज़ है इसको फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स का भी डिजीज़ के अंदर पकड़ा जा सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं एडिनोइड क्या होता है। एडिनोइड जो होता है, एडिनोइड आर ए स्मॉल ग्लैंड, एडिनोइड आर ए स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो हम लोग ड्राइंग देख के समझ लेते हैं पहले एडिनोइड रहता कहाँ पर है। तो इस जगह पे रहता है एडिनोइड। कहाँ रहता है एडिनोइड? मेनली लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन है जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, तो जंक्शन ऑफ द रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल, जंक्शन ऑफ द ए है रूफ एंड ए है पोस्टीरियर वॉल। तो इन दोनों का जो जंक्शन है, इस दोनों के जंक्शन के पास ही रहता है एडिनोइड। ठीक है, एडिनोइड मेनली क्या होता है? एडिनोइड मेनली हम लोग के बॉडी का एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है। जब बच्चा रहता है, छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, बी सेल टी सेल प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों में ऐसे एडिनोइड जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं, एडिनोइड जैसे टॉन्सिल, ऐसे कुछ कुछ चीज़ रहते हैं जो सिस्टेमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एडिनोइड भी एक ऐसे ऑर्गन है जो सिस्टेमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड में। तो सेम ये रहता है, एडिनोइड रहता है नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स एडिनोइड रहता है, नेजोफेरिंग्स में रहते हैं एडिनोइड, जो इम्यूनिटी एज ए इम्यूनिटी सिस्टम काम करते हैं चाइल्ड में। सेम अगर वही ओरोफेरिंग्स देखा जाए, ओरोफेरिंग्स में एडिनोइड जैसे रहता है टॉन्सिल, जो चाइल्ड में एज ए इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो एडिनोइड ए हो गया, ये अब कहाँ रहता है? एक कौन सी एज में रहता है? मेनली इट एनलार्ज फिजियोलॉजिकली अप टू 6 ईयर्स, 6 ईयर तक फिजियोलॉजिकली एनलार्ज करते हैं एंड एट्रोफी एट प्यूबर्टी एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर्स बाय एट एज 20 ईयर्स। सेम टॉन्सिल का भी होता है, 6 to 11 ईयर्स तक ग्रो करते हैं, आफ्टर 16 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स तक क्या होता है? स्मॉल हो जाता है। सेम एडिनोइड भी क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है 20 ईयर्स में। ये चाइल्ड के लिए प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। फिर इसके कवरिंग में क्या क्या रहता है, क्या क्या एपिथेलियम रहता है? सिलिएटेड स्यूडोस्टैटिफाइड कोलामनर एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और यहां पर नो क्रिप्स एंड नो कैप्सूल। नो क्रिप्स मतलब एडिनोइड में देखने में ऐसे होते हैं। एडिनोइड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे होता है। यहाँ पर नो क्रिप्स क्यों बोला है? क्योंकि टॉन्सिल में क्रिप्स रहते हैं। अगर हम लोग टॉन्सिल देखेंगे तो टॉन्सिल कैसे होता है? अगर हम लोग टॉन्सिल देखेंगे तो टॉन्सिल ऐसे होता है, ये होता है टॉन्सिल। तो टॉन्सिल का ये जो छोटा छोटा पार्ट रहते हैं, ये पार्ट जो रहते हैं टॉन्सिल में, ये जो रहते हैं इसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, इसको क्रिप्ट्स बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टॉन्सिल के वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट एडिनोइड में ऐसे कुछ क्रिप्ट्स नहीं रहता। तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो क्रिप्ट्स एंड नो कैप्सूल प्रेजेंट। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिनोइड का ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या होता है? असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी एंड असेंडिंग सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। और ये हम लोग एडिनोइड का जो पोजीशन है ये भी हम लोगों ने देख लिया। ये है एडिनोइड का पोजीशन, कहाँ पर रहता है? रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल, नेजोफेरिंग्स का रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल का मीटिंग पॉइंट में रहता है एडिनोइड। ठीक है, और ये होता है यूस्टेचियन ट्यूब ओपनिंग, ये है यूस्टेचियन ट्यूब ओपनिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि एडिनोइड का नर्व सप्लाई क्या है। नर्व सप्लाई क्रेनियल नर्व 9th एंड 10th, ये जो है इसका नर्व सप्लाई है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि इसका इन्फेक्शन, इसमें क्या क्या टाइप का इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर क्या क्या टाइप का एबनॉर्मलिटीज देखा जा सकता है। तो इसका इटियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट इन द चाइल्डहुड। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली एनलार्ज हो सकता है चाइल्डहुड में। रिकरेंट अटैक्स ऑफ द राइनाइटिस, रिकरेंट टाइप ऑफ अटैक्स ऑफ द राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एंड एलर्जी के लिए हो सकता है, एलर्जी ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी के लिए भी हो सकता है। तो अगर हुआ तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होगा? क्लिनिकल फीचर्स भी हम लोग
समझ के देखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में नेजल, पहले नेजल सिस्टम, जो ये नेजल सिस्टम है इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नेजल सिस्टम में क्या हो सकता है, जो अगर एडिनोइड फिजियोलॉजिकली सॉइलिंग हो गया तो क्या हो सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर मान लो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा, हम लोगों को सांस लेने के लिए माउथ ब्रीदिंग करना पड़ेगा। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो माउथ ब्रीदिंग, फीडिंग एंड सकिंग डिफिकल्टी आएगा बच्चों में। एंड अगर अच्छे से फीडिंग एंड सकिंग, अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बच्चा अच्छे से मिल्क नहीं ले पाएंगे, फीडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फेलियर थ्राइव हो जाएगा, जो होगा मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा, फेलियर थ्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की। फिर क्या हो सकता है, मान लो एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ, राइनाइटिस हुआ या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ, एलर्जिक हुआ, उसके कारण कैसे हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। कैसे नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, चाइल्ड हैज वेट ब्लडी नोज हो सकता है, या फिर साइनोसाइटिस हो सकता है, या फिर एपिस्टेक्सिस हो सकता है, या फिर वॉइस चेंज हो सकता है। हम लोग नॉर्मली भी नोटिस कर सकते हैं, जब हम लोग को राइनाइटिस होता है या फिर कुछ भी थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो वॉइस चेंज हो जाता है, तो सेम इसमें भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ओरल सिम्टम्स। क्या क्या होगा ओरल सिम्टम्स में, एक होगा ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, जो ट्यूब रहते हैं यूस्टिचियन ट्यूब या फिर जो भी रहता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन। इधर हम लोगों ने देखा कि इधर यूस्टिचियन ट्यूब है, इधर हम लोगों ने यूस्टिचियन ट्यूब देख सकता हूं। अगर इस यूस्टिचियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, यूस्टिचियन ट्यूब मेनली क्या है, जो मिडिल ईयर को एयर प्रोवाइड करते हैं। तो यूस्टिचियन ट्यूब में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो मिडिल ईयर में एयर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, पहला बात। दूसरा बात, इस यूस्टिचियन ट्यूब के थ्रू इन्फेक्शन जो है मिडिल ईयर में भी पहुंच सकता है। तो मिडिल ईयर में पहुंचेगा तो क्या होगा, रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। लेकिन अगर एक क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो क्रॉनिक सुपरटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ के पढ़ना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, फिर दूसरा बात, अगर राइनाइटिस हुआ, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, माउथ ब्रीदिंग ले रहे हैं, जो कुछ भी ऐसे एलर्जिक प्रॉब्लम होते हैं, अगर हम लोग भी खुद पे नोटिस कर सकते हैं, होने से क्या होता है, हम लोग का फेशियल चेंज देखा जा सकता है, फेशियल डिविएशन देखा जा सकता है, नेजल डिविएशन देखा जा सकता है, फिर नेजल में फेशियली नॉर्मली इंस्पेक्शन में कुछ प्रॉब्लम देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं एडिनोइड फेसेस। ठीक है, एडिनोइड फेसेस क्या है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशन, characteristic facial expression of the child due to chronic nasal obstruction and mouth breathing। क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, और क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, माउथ ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, एक क्रॉनिक एडिनोइड हाइपरप्लेसिया। क्रॉनिक एडिनोइड हाइपरप्लेसिया अगर हो जाता है तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, माउथ ब्रीदिंग होता है, उसमें चाइल्ड में जो फेशियल एक्सप्रेशन देखा जा सकता है उसको बोलेंगे हम लोग एडिनोइड फेसेस। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होगा, इलोंगेटेड फेसेस होगा, डाल एक्सप्रेशन रहेगा, और ओपन माउथ होगा, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ओपन माउथ रहेगा, एंड पिंच्ड नोज रहेगा। ठीक है, ये है इसका क्लिनिकल फीचर्स होगा। ठीक है, इसके बाद इसका मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे, एंड रेडियोग्राफी करेंगे। ठीक है, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, एंटीहिस्टामिनिक देना है, एंड डीकंजेस्टेड नेजल ड्रॉप देना है। ठीक है, अगर उसमें भी ठीक नहीं हुआ तो सर्जिकली एडिनोइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी मतलब एडिनोइड को हम लोग काट के निकाल लेंगे, एडिनोइडेक्टोमी होगा, एडिनोइडेक्टोमी करना पड़ेगा। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, इसके कॉम्प्लिकेशन में हम लोगों ने देखा, कॉम्प्लिकेशन में साइनोसाइटिस हो सकता है, रिपीटेड सीएसएम मतलब क्रॉनिक सुपरटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया भी हो सकता है, एंड फेलियर ऑफ थ्राइव भी हो सकता है। क्यों फेलियर ऑफ थ्राइव होगा, बच्चे में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, बच्चा अच्छे से फीडिंग नहीं कर पाएगा, स्वॉलो नहीं कर पाएगा, उस वजह से माल न्यूट्रिशन आएगा, उस वजह से फेलियर ऑफ थ्राइव आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया एडिनोइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉन्सिल के बारे में। टॉन्सिल भी सेम मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, बट टॉन्सिल क्या रहता है, ओरोफेरिंक्स में, एडिनोइड कहाँ रहता है, नेजोफेरिंक्स में। जो ये सारा नोट्स है इसी चैनल के इंस्टाग्राम में आपको जाके मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम में पिंग कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। इस कुछ भी नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल के जो टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।